Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लास्ट कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियस की कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 8। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 8 में कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज जल्दी से जाकर पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें। चैनल के साथ सब्सक्राइब के बटन के साथ एक बेल आइकन बना है उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं इसी के साथ। न्यूक्लियस होता क्या है? सो न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। द इंटरफेस nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियस जो है आप सभी को पता है सेंट्रल लोकेटेड जो पार्ट है सेल का दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो वो क्या है, उससे जब सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होती थी तो उससे पहले उसके अंदर एक न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते थे जिसे हम क्या कहते थे, क्रोमेटिन कहते थे, जिसे हम क्रोमेटिन कहते थे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता था और कुछ स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती थी जिसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद a space between 10 से 50 नैनोमीटर called the perinuclear space। इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोपी यानी कि जो जिस इलेक्ट्रॉन से माइक्रोस्कोप बना था उस समय, तो उस समय उसने ये बताया था, हमने ये डिस्कवर किया था उस समय के साइंटिस्ट ने कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर करती है। न्यूक्लियस आपका सेंट्रल लोकेटेड पार्ट होता है, दिस इज आपका सेल हो गया, ठीक है। इसके साथ ही जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो इसको कवरिंग प्रोवाइड करती है, उनके बीच में स्पेस है। कैसा स्पेस? पैरेलल स्पेस है। इतने से 10 से लेके 50 नैनोमीटर तो बहुत कम स्पेस हुआ, क्योंकि नैनोमीटर तो आपकी 10⁻⁹ तक चली जाती है, 9 तक चली जाती है। तो उस स्पेस को हम कहते हैं पेरिन्यूक्लियर स्पेस। forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of cytoplasm। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में बैरियर की तरह काम करता है कौन? ये पेरिन्यूक्लियर स्पेस। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum। जो जो आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके पास ही आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और ऑल्सो बियर राइबोसोम्स ऑन इट। क्योंकि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेलिज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के होते हैं, आरईआर और एसईआर। तो उसमें राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आरईआर कहते हैं। तो ये आपको डायग्राम दिखा रखा है जिसमें सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट करके दिखाई गई है। जो सेंट्रल व्हाइट रंग का स्ट्रक्चर पूरा सेल का है, उसकी सेल मेम्ब्रेन्स को रिप्रेजेंट किया गया है। देन जो सेंट्रल लोकेटेड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। डायग्राम में सेल न्यूक्लियस के एनाटॉमी दिखा रखी है। अभी हमने पढ़ा क्रोमेटिन क्या होता है, न्यूक्लियोलाई क्या होता है, तो वो आपको दिखा रखा है कि जो आपके पास ये पूरा न्यूक्लियस है, ये छोटे छोटे उसके अंदर स्फेरिकल पोर्स है जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियस को कवर करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के भी बीच में स्फेरिकल टाइप का शेप फिर से प्रेजेंट होती है, दैट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने फंक्शंस होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आगे। एट द नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स व्हिच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। तो ऐसे ही किसी जगह पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो छोटे छोटे पोर्स, ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर का एक एनवेलप है, ठीक है। तो न्यूक्लियर के एनवेलप के पास छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हो जाते हैं जिससे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा इंटरप्ट होने लग जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बीच में अड़चन डालेगा तो काम में थोड़ी तो इंटरप्शन होगी। तो सिमिलर इन हेयर केस ऑल्सो, यहाँ पर भी न्यूक्लियर एनवेलप को थोड़ी सी इंटरप्शन होती है छोटे छोटे पोर्स की वजह से जब वो फ्यूज करती है दो मेम्ब्रेन। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू व्हिच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन
बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपके लिए एक साइटोप्लाज्म भी बना देते हैं, क्योंकि अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस कहाँ होती है, सेंट्रल लोकेटेड पार्ट होती है सेल में। तो सेल का जो बचा कुचा पार्ट होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम को कंटेन करके रखता है। तो न्यूक्लियर पोर्स के फंक्शंस बता रखे हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें होती है उनके फंक्शंस को डिफाइन करके, कि ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं हमारे पास, ये क्या हेल्प करते हैं, पैसेज कराते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, पैसेज रास्ता प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है मूवमेंट कर सके, टेक्स प्लेस किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट हो, अप डाउन हो, किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। कुछ ज्यादातर क्या होता है कि सिर्फ एक न्यूक्लियस होते हैं पर सेल में। ठीक है, हमने भी तो यही देखा ना अब तक सारे लेक्चर्स में, कि जितने भी सेल होते हैं उनमें बीच में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी वेरिएशंस देखी गई है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व, एक से ज्यादा भी देखी गई है। सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ तो ऐसे मैच्योर सेल्स है स्टूडेंट्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होती। अब आप क्या इमेजिन कर सकते हो किसी सेल को जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट ना हो। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी तो उसके अंदर के सेल्स, उसके अंदर के सारे पार्ट्स किसी प्रेजेंट हो गए, जैसे कि डीएनए हो गया, क्रोमेटिन हो गया, erythrocytes of many mammals and sieve tubes of vascular plants। तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मेंशन किए गए। इराइथ्रोसाइट्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और बहुत सारे डब्ल्यूबीसी जो है एनिमल मैमल्स के, और इसके अलावा जो सीव ट्यूब सेल्स है वेस्कुलर प्लांट्स में, जो सीव ट्यूब सेल्स आपने 6th चैप्टर में भी डिस्कस की होगी 11th क्लास की, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ सेल्स है जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अब मैं ये अपना डायग्राम हटाती हूँ और आप यहाँ वाले पिक्चर से क्लियरली देखेंगे कि आपको मिलेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, सबसे कॉर्नर वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो आउटर वॉल लेयर होगी दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर आपको लैमिना भी दिख रहा है। लैमिना भी हम ग्रीन वाला पार्ट जो है लैमिना है, जो डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियोस में। न्यूक्लियर पोर्स है, ये स्फेरिकल पार्ट जो है अभी हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियर पोर्स है। और ये लिंक कॉम्प्लेक्स भी है जहां से लिंक बनता है। ठीक है, येलो वन पोर्स। तो अभी तक जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट करके मुझे ये नहीं बताया कि मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ, द फीडबैक, प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें शेयर करें, ताकि मेरे को पता लगे कि यू आर रियली इंटरेस्टेड इन स्टडीज। The nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो बहुत सारे न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन को कंटेन करके रखते हैं। द न्यूक्लियोलाई आर स्पेशल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। जो न्यूक्लियोलाई है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्फेरिकल शेप आप सभी को पता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। तो यानी कि न्यूक्लियोलाई जो है वो स्फेरिकल शेप के हैं और वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर इनके अंदर, इसके आउटर मोस्ट लेयर को न्यूक्लियस कहते हैं, सेल्स तो होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ये जो कंटेंट होते हैं न्यूक्लियोलस के, जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। इनके कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, फ्रीली घूम रहे होते हैं, इनके सब्सटेंस फ्रीली घूम रहे होते हैं। ठीक है, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज। तो जिस चीज को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आपको हाईलाइट करूँ तो मतलब वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपके पास न्यूक्लियोलस, वो क्या है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज की साइट है। Larger and more numerous nuclei are present in cells activity carrying out protein synthesis। तो यानी कि जितने ज्यादा मात्रा में जितने बड़े न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे किसी भी सेल में, वो उसी वह सेल जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा प्रोटीन बनाने में। तो इस तरह से आपको पूरा डायग्राम दिखा रखा है। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मेरा एक ही फंडा है कि डायग्राम से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से, क्योंकि बुक्स में आपको सिर्फ कंटेंट कंटेंट दिखेगा, डायग्राम बहुत कम दिखेंगे, और जो डायग्राम दिखेंगे वो भी ज्यादा अच्छे अट्रैक्टिव नहीं होंगे। तो अट्रैक्टिव डायग्राम होंगे तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और एक डायग्राम भी हमारी इमेज बना लेते हैं माइंड में। ठीक है, तो ये आपको दिखा रखा है कि न्यूक्लियोलस जो है देखो फ्रीली घूम रहे हैं, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। राइट, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स है, देखो स्फेरिकल फोर्स जो मैंने आपको बता रखी थी। न्यूक्लियोप्लाज्म जो आपको दिखा रखा है, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रोमेटिन प्रेजेंट है। तो ये आपको पूरा डायग्राम दिखा रखे हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से।
इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी तक हम बात तो वैसे इनसाइड द न्यूक्लियस ही कर रहे थे। इंटरफेस न्यूक्लियस होता है, उसके लूज होते हैं, इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होते हैं, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कहते हैं, क्रोमेटिन, जिसको अभी हमने पिक्चर में देखा था ना। क्रोमेटिन क्या होता है? बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, बट क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं सेल डिवीजन में, जिसमें सेल डिवाइड होता है, सेल जो है शो करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम को इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि आपके पास एक सेल है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर का एनवेलोप बना दिया मैंने, उसके बाद आपके पास ये सेल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इनमें सेल में डिवीजन हो रही है, न्यूक्लियस में डिवीजन नहीं हो रही स्टूडेंट, सेल में डिवीजन हो रही है। तो क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में डिवाइड हो रहा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें प्रेजेंट होते हैं ना, उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स है उसकी बेस पे वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए। तो क्रोमेटिन क्या कंटेन करके रखते हैं? डीएनए कंटेन करके रखते हैं। सम बेसिक प्रोटीन्स जैसे हिस्टोन्स कहा जाता है, तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जैसे हिस्टोन कहा जाता है, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ऑल्सो आरएनए। तो मतलब एक सेल डिवाइड होता है, तो वो सिर्फ सेल डिवाइड नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिवाइड हो रही होती है उस समय, ठीक है। जैसे कि आपके पास आरएनए हो गया, उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन, नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए, ये सारी की सारी चीजें डिवाइड हो रही होती है सेल के साथ। A single cell human cell has approximately 2 मीटर long thread of DNA। तो आप देख रहे हो कि ह्यूमन सेल में ही 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो 46 23 पे। आप सबको पता है ना, क्रोमोसोम्स जो है हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वो 23 डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये आपको पता रखें कि जो डीएनए की लेंथ है वो इतनी बड़ी है, वो कितनी बड़ी है? 2 मीटर लॉन्ग। तो उसको कैसे कंटेन करते हैं, उसके कैसे स्ट्रक्चर बना होता है, वो आपको दिखाया जाता है। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस और द सेंट्रोमेयर ऑन द साइड ऑफ ईच डिस्क शेप, जिसे काइनेटोकोर्स कहते हैं। हर क्रोमोसोम के पास, यानी कि अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो आपके पास ये है क्रोमोसोम, ये हो गया एक क्रोमोसोम, तो ये हमेशा पेयर्ड में रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्रोमोसोम। तो इनके पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पर, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट वहां पर वो क्या बनाते हैं? सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका, दैट इज क्रोमोसोम्स, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर लिखनी नहीं, लेकिन आप समझ जाओगे। जो सेंट्रल लोकेटेड पार्ट होता है उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। इसके पास कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? काइनेटोकोर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि एवरी क्रोमोसोम इसेंशियली के पास एक क्या होता है? सेंट्रोमेयर होता है, जिसको मैंने बनाकर दिखा दिया। तो क्या होता है? उसके पास एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे काइनेटोकोर्स कहा जाता है, वो इनमें प्रेजेंट होता है। अब देखो अपने असली डायग्राम 3D डायग्राम से देख लो। 3D डायग्राम से भी आपको सेम दिखा रखा है इसमें, कि आपके पास ये क्रोमोसोम है, जैसे मैंने बनाया था आपके सामने, ये क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटीन देखो किस तरह से प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, क्रोमेटीन प्रेजेंट है, और उसके बाद पूरे डीएनए के 2 मीटर लॉन्ग लेंथ। तो इस तरह से ये डीएनए प्रेजेंट होता है। आप हायर यानी कि 12th क्लास में इसके बारे में पढ़ोगे कि 12th क्लास में किस तरह से डीएनए की अरेंजमेंट होती है। जो आपको ये कलरफुल अच्छा सा डायग्राम दिख रहा है, तो इसको हम आगे हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। आप अपना पेज थोड़ा पलटाइए न्यूक्लियस से लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे आपको क्लासिफिकेशन दिखा रखा है क्रोमोसोम्स का। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी खोल रखे हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो क्रोमोसोम्स को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। यानी कि सबसे पहला जो है सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पर पहला टाइप का जो क्रोमोसोम है, दैट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो क्या होता है? जिसमें सेंट्रोमेयर मिडल में लोकेटेड होता है, 2 इक्वल आर्म्स होते हैं। डायग्राम के बेस पे देखें तो हमारे पास एक ये हो गया, ये क्या बना रही हूँ मैं? क्रोमोसोम बना रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ये क्रोमोसोम बना रही हूँ। क्रोमोसोम की ये सेंट्रली लोकेटेड पार्ट क्या कहा था मैंने? इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो यहां से भी इक्वल है और नीचे से भी इक्वल है, तो यानी कि कौन सा हो गया? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। The submetacentric chromosome has centromere near to one end of the chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो दूसरे तरह का क्रोमोसोम है, जिसमें क्या होता है? जो सेंट्रोमेयर है
वो एक साइड पर ज्यादा होता है, दूसरे साइड पर कम होता है। यानी कि जिससे ये जो आपको ऊपर वाले दिख रहे हो ये दोनों तो इक्वल है, तो इसे आर्म कहेंगे। ये वन आर्म हो गया और ये दूसरा आर्म हो गया, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला है सब मैट्रिक, इसमें मैं आपके सामने ये बना रही हूँ, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा हिलो मिला है। तो यहाँ पर सब मैट्रिक क्रोमोसोम बना रही हूँ, ठीक है। इसमें जो है आप ध्यान दोगे तो ये वाले ऊपर वाले थोड़े छोटे लग रहे हैं और नीचे वाले लॉन्ग बन रहे हैं। तो एक हो गया हमारे पास शॉर्टर आर्म और एक हो गया हमारे पास लॉन्गर आर्म। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है सेंट्रोमेयर की क्रोमोसोम पर, उसे सब मैट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। इन द केस ऑफ एक्रोमेट्रिक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक लिखा है, सॉरी स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम जो लिखा है, द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली लॉन्ग। तो एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है वो तीसरे टाइप का है, जिसमें मैं आपके सामने ये क्रोमोसोम बना रही हूँ, ठीक है। और ऐसे बनाती हूँ, बस यहाँ पे खत्म। तो यहाँ पर देखो एक आर्म, वहां पर तो फिर भी ठीक था, ठीक है, लेकिन एक थोड़े लॉन्ग लग रही थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटी आर्म्स है। ऊपर वाली तो बहुत छोटी और नीचे वाली बहुत बड़ी है। जैसे हम सीजर्स को देखते हैं तो वैसी होती है एक्रोसेंट्रिक, जो क्लोज तो होती है, एक बहुत छोटी होती है और एक बहुत लंबी होती है। वेरस जो टीलोसेंट्रिक होती है, जो चौथी टाइप का क्रोमोसोम आता है, दैट इज टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक में आपके पास क्या होता है, हैज टर्मिनल सेंट्रोमेयर। उसके पास जो सेंट्रोमेयर होता है वो टर्मिनल में सिचुएटेड होता है। अब आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप डायग्राम देखोगे। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम्स आपको बहुत अच्छे से दिखा रखा है। पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक होती है शॉर्ट आर्म, ये आपके पास क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम। और ये आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अब बहुत अच्छे से समझते हैं, ये आपके पास एक सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मैं आपके सामने बना रही थी, लेकिन जो मैं आपके सामने बना रही थी वो कुछ इस तरह से बना रही थी, ऐसे करके, फिर दूसरा भी बना रही थी। तो ये जो दो बना रही हूँ ये हमेशा स्टूडेंट पेयर में ही प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इसे सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं इन दोनों को। अब क्या है, इसके पास डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स, पढ़ा हमने काइनेटोकोर्स। और एक होता है जो सेंट्रल लोकेटेड होता है, दैट इज सेंट्रोमेयर। यानी कि ये भी सेंट्रोमेयर है, पर इसकी जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसे काइनेटोकोर कहते हैं। जहां दोनों जगह एरो लगे ना, यानी कि दोनों ही पार्ट को मेंशन कर रही है, ठीक है। एक होती है ऊपर वाली शॉर्ट आर्म, ठीक है, और एक नीचे वाली होती है इनके पास लॉन्ग आर्म। अब क्लियर हो गया। इनके पास टीलोमेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। टीलोमेयर्स क्या प्रेजेंट होते हैं, आपको ये चारों से पता है। चार तरह के क्रोमोसोम्स पढ़े हमने स्टूडेंट्स। तो चार तरह के क्रोमोसोम में आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेटासेंट्रिक की बात करते हैं। मेटासेंट्रिक जो है आपके पास, इसमें ये और ये साइड इक्वल है, ठीक है। और बीच में काइनेटोकोर्स भी प्रेजेंट है, इनके बीच में जो फिलिंग गैप है वो सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट है। ये दो दिखा रखी है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई, ठीक है। तो ये आपस में पेयरिंग करी होती है इन्होंने। तो ये लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म ये क्या है, दोनों ही इक्वल है। तो इस तरह की क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। फिर हम चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या कहता है कि थोड़ी सी ऊपर वाली जो है वो शॉर्ट आर्म है, नीचे वाली लॉन्ग आर्म है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक बहुत छोटी होती है एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग। फिर आपको डायग्राम से क्लियर हो गया डिफरेंस क्या है। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि देखो अब इतनी छोटी हो गई, अब ये दिखाई भी नहीं दे रही, मतलब कि वो सीधा टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं हमारा सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो इस तरह की क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक। तो आप क्लियर हो गए चारों डायग्राम से। बाय चांस अगर आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम रिप्रेजेंट कर देते हैं आपको और पूछते हैं कि ये कौन से टाइप का क्रोमोसोम्स है, तो आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो थ्रू द डायग्राम। एक जो इक्वल होंगे वो मेटासेंट्रिक हो गए, एक में लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म दिख रहा है तो सब मेटासेंट्रिक हो गए, एक में एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्सट्रीमली लॉन्ग हो तो एक्रोसेंट्रिक हो गए, और एक टीलोसेंट्रिक हो गए जो टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सैटेलाइट एंड माइक्रो बॉडीज, ये लास्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। लास्ट कंसेप्ट का मतलब है कि अब तक आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी टर्म्स। कुछ नहीं होता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary construction at a constant location. देखो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जहां पर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शंस नहीं हो रही होती, चेंजेस नहीं हो रहे होते, वो एक कांस्टेंट लोकेशन पर फिक्स हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, कांस्टेंट लोकेशन पे फिक्स हो जाते हैं। तो इस दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट। इससे क्या होता है, एक छोटी सी अपीयरेंस आती है जिसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट, ठीक है। तो ये टर्म से डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर माइक्रो बॉडीज।
माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। बहुत सारे छोटे छोटे जो माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स की बात की थी, थोड़े खाली से स्पेस वाले होते हैं, वो माइक्रो बॉडीज होते हैं, जिनमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं सिर्फ कुछ, और कुछ प्रेजेंट होते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स में। तो ये जो माइक्रो बॉडीज है, प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे एंजाइम्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं और छोटी छोटी बॉडीज होती है जिसे हम माइक्रो बॉडीज कहते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि किस तरह से ये सैटेलाइट होती है। क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स देखे थे अभी हमने, ये देखा था सेंट्रली लोकेटेड पार्ट जो होता है वो सेंट्रोमियर होता है आपके पास, ये भी सेंट्रोमियर है, ये भी सेंट्रोमियर है, आपको हर जगह मार्क करके दिखाया गया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये आपको चारों तरह की क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं, लेकिन ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ आपको सैटेलाइट मेंशन किया गया है, सैटेलाइट मेंशन किया गया है, ये आपकी सैटेलाइट, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना आपके सामने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस, तो आपको हर टर्म से क्लियर होना चाहिए, दैट इज सैटेलाइट। फिर आपको वही आपको मेन डायग्राम में दिखा रखा है, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म दिखा रखी है आपको, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना, आप नेक्स्ट स्लाइड तक आते थे भूल ना जाओ, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको दिखा रखा है। तो अब तक अगर आपको मेरी, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर अब तक मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें। ये आपको माइक्रो बॉडीज दिखा रखी है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइक्रो बॉडी, ठीक है। तो ये ग्रीन रंग का जो पार्ट दिखा रखा है, दिस इज माइक्रो बॉडीज, दिस इज न्यूक्लियस। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ, अब तक देखने के लिए थैंक यू। तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताएं, आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोस्त भी ये वीडियोस देखे तो शेयर करना ना भूले एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।